हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी रोमांच और थ्रिलर से भरपूर है जिसका नाम है कालकूट, एक रहस्य। कहानी का अध्याय 8, धुंधला अतीत। शिमला की ठंडी हवाओं में लिपटी पुरानी हवेली देवदार निवास बरसों से रहस्य की चादर ओढ़े खड़ी थी। रिया, एक युवा और उत्साही पत्रकार, इस हवेली में अपने दादाजी की मृत्यु के बाद आई थी। दादाजी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, का निधन एक रहस्यमय परिस्थिति में हुआ था। पुलिस ने इसे एक सामान्य मृत्यु घोषित कर दिया था, लेकिन रिया को कुछ और ही लगता था। उसे लगता था कि दादाजी की मृत्यु के पीछे कोई गहरा राज छुपा है और वह उस राज को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। देवदार निवास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करते थे। हवेली के अंदर समय जैसे ठहर सा गया था। धूल की मोटी परत फर्नीचर पर जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। रिया को दादाजी की लाइब्रेरी मिली जो किताबों से भरी हुई थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो दादाजी ने लिखी थी। डायरी में कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं, जैसे कि कालकूट और अंतिम रहस्य। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन उसे यकीन था कि ये दादाजी की मृत्यु से जुड़े हुए हैं। कहानी का अध्याय 2, रहस्यमयी संकेत। रिया ने दादाजी की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि दादाजी एक प्राचीन रहस्य का पीछा कर रहे थे जो सदियों से उनके परिवार से जुड़ा हुआ था। यह रहस्य कालकूट नामक एक प्राचीन वस्तु से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अपार शक्ति है। डायरी में यह भी लिखा था कि कुछ लोग इस वस्तु को हासिल करना चाहते हैं और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिया को डर लगने लगा। उसे समझ में आ गया था कि दादाजी की मृत्यु शायद इसी रहस्य का नतीजा थी। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी, चाहे जो भी हो। उसने दादाजी के दोस्तों और सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे कोई जानकारी नहीं दे पाया। सब लोग डरे हुए थे, जैसे कि किसी ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी हो। एक दिन रिया को दादाजी की लाइब्रेरी में एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी तिजोरी थी। रिया ने तिजोरी को खोला और उसे एक प्राचीन संदूक मिला। संदूक में एक नक्शा और एक पत्र था। नक्शे में एक गुप्त स्थान का पता लिखा था और पत्र में कालकूट के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। रिया को समझ में आ गया कि उसे अब क्या करना है। कहानी का अध्याय 3, खतरनाक खोज। रिया नक्शे के अनुसार उस गुप्त स्थान पर गई। यह एक पुरानी गुफा थी जो पहाड़ों में छिपी हुई थी। गुफा के अंदर रिया को एक और रहस्यमयी कमरा मिला। कमरे में एक प्राचीन वेदी थी और उस पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। रिया ने शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाई। वो सोच ही रही थी कि तभी रिया ने एक आवाज सुनी। वह मुड़ी और उसने देखा कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। वह आदमी दादाजी का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने रिया को बताया कि वह भी कालकूट की खोज कर रहा है और वह दादाजी की मदद कर रहा था, लेकिन उसने बताया कि कुछ बुरे लोग भी कालकूट को हासिल करना चाहते हैं और वे बहुत खतरनाक हैं। विक्रम ने रिया को शिलालेख का मतलब समझाया। ये एक चेतावनी थी जो कालकूट की शक्ति के बारे में थी। शिलालेख में लिखा था कि कालकूट एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है और यदि इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत विनाशकारी हो सकती है। कहानी का अध्याय 4, अंतिम रहस्य। तभी गुफा में कुछ और लोग आ गए। वे वही बुरे लोग थे जिनके बारे में विक्रम ने बताया था। उन्होंने रिया और विक्रम पर हमला कर दिया। रिया और विक्रम ने उनसे मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। अचानक रिया को एक विचार आया। उसने वेदी पर रखे एक प्राचीन यंत्र को उठाया और उसे सक्रिय कर दिया। यंत्र से एक तेज रोशनी निकली और गुफा में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो बुरे लोग गायब हो चुके थे। रिया और विक्रम गुफा से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पहाड़ों में एक अजीब सी रोशनी हो रही है। उन्हें समझ में आ गया कि कालकूट की शक्ति सक्रिय हो गई है। रिया ने विक्रम को बताया कि कालकूट को सुरक्षित रखना होगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। विक्रम ने रिया की बात मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे कालकूट को हमेशा के लिए छुपा देंगे ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। विक्रम कालकूट को छुपाने के लिए अपने साथ ले गया और रिया वापस देवदार निवास आई। उसने दादाजी की डायरी को बंद कर दिया और उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो लिया। उसे समझ में आ गया था कि दादाजी की मृत्यु एक रहस्य नहीं थी, बल्कि एक बलिदान था जो उन्होंने कालकूट को बचाने के लिए दिया था। रिया ने भी फैसला किया कि वह दादाजी के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। विक्रम कालकूट को लेकर घने जंगलों में कहीं गायब सा हो गया, मगहर जाते हुए
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थी। जो चीज उसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती थी, अब वो उसके पास थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी या कविता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।